नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे एटीएस की। बता दें कि यूपी के 20 जिलों में एटीएस ने छापेमारी की है। पीएफआई के ठिकानों पर ये एटीएस ने रेड की है, जिसमें 70 से ज़्यादा लोगों को एटीएस की टीम ने हिरासत में लिया है। तो यूपी में एटीएस का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां 20 जिलों में पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस का छापा पड़ा है, जिसमें 70 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि सहारनपुर के उमाही गांव में एटीएस ने छापेमारी की, जहां एक युवक को एटीएस की टीम ने पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। बता दें कि लखनऊ में भी एटीएस की टीम ने देवबंद एटीएस की मदद से नांगल थाना इलाके के उमाही में मुतजीर को पकड़ा, जहां उसके फ़ोन पर कुछ दस्तावेज भी एटीएस की टीम ने बरामद किए हैं और उसके साथ ही फ़ोन को कब्जे में लिया है। बता दें कि एटीएस को मुंतजिर के पीएसआई से जुड़े होने का शक था, जिसके बाद एटीएस ने उसे हिरासत में लिया और उसके पास से एटीएस को पुख्ता सबूत भी बरामद हुए हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक दीप नारायण की, जिनको रिहाई मिल गई है। बता दें कि झांसी के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव 7 महीने 10 दिन बाद जेल से रिहा हुए हैं। इसके बाद ही दीप नारायण गरोठा से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। बता दें कि उन्हें 26 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था और उन पर लेखराज सिंह यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश करने का आरोप लगा है। बता दें कि दीप नारायण सिंह से मिलने दिसंबर में अखिलेश यादव झांसी जेल पहुंचे थे, जिसके कुछ दिन बाद ही दीप नारायण सिंह यादव के मकान की कुर्क हो गई थी। इसके बाद जिस मकान की कुर्की हुई थी उसमें अखिलेश यादव ने खाना खाया था, जहां लेखराज सिंह यादव को छुड़ाने की कोशिश करने के दीप नारायण सिंह पर 6 मामले दर्ज हैं। उन पर झांसी, जालौन और कन्नौज में भी मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अब झांसी में 7 महीने बाद उनको रिहाई मिल गई है। तो बुलेटिन में बात अब हो रही है कि कर लेते हैं, जहां सांसद सुब्रत पाठक ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। इस कड़ी में कन्नौज में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने औरैया के ब्रह्मनगर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार में हुए विकास कार्यों को गिनाया, साथ ही विरोधियों पर सुब्रत पाठक जमकर बरसे। इस दौरान सुब्रत पाठक ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस और यूपी में समाजवादी पार्टी गलतफहमी में है। इन्हें लगता है कि सरकार चलाने और शासन का अधिकार इनके पिताजी ने उन्हें दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इस वजह से उनके गलत बयान सामने आते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जापुर में आके उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से बीजेपी की कवायद है ट्रिपल इंजन सरकार की, इस ट्रिपल इंजन के दोनों इंजन भी टकरा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, अखिलेश यादव बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हैं और उनको लगता है कि देखो, 2 लोगों को इस देश में बड़ी गलतफहमी है। एक दिल्ली में गांधी परिवार को, उनको लगता है कि दिल्ली में शासन करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के परिवार में है, जो पैदा होगा उसी वही करेगा। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को लगता है कि वो इनके परिवार में है, इनके पिताजी नहीं तो यह बनेंगे। लेकिन आज कुछ साधारण व्यक्ति दिल्ली में मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी बन गए हैं, तो इनको हजम नहीं होता है। और ये डबल इंजन सरकार, ये इसके बाद में ट्रिपल इंजन सरकार, चूँकि आज इनके भ्रष्टाचार के जो भी अड्डे थे, जो भ्रष्टाचार से जिस प्रकार से इन्होंने एक तंत्र को खड़ा किया था, आतंक के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से, वो तंत्र इनका भरभरा कर गिर पड़ा है। और जब आप समझ लो, जब अपराधी नहीं रहेंगे तो कहाँ समाजवादी रहेंगे। बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां फर्रुखाबाद के वार्ड नंबर 5 में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। इस दौरान लोगों ने बिजली, पानी और सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया है। बता दें कि एक और नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक अमला मुस्तैद नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर फर्रुखाबाद के वार्ड के लोग मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। ये मामला कादरी गेट इलाके के भूपतपट्टी वार्ड नंबर 5 का है, जहां लोगों का कहना है कि वार्ड में बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वे किसी भी उम्मीदवार को इस निकाय चुनाव में वोट नहीं देंगे। समस्या सबसे ज़्यादा रोड की है। यहाँ पानी भर जाता है, उसकी वजह से हम लोग निकल नहीं पाते। हमारे यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है, उससे लाने, ले जाने और ले आने में दिक्कत होती है। हमारी गली से कम हो गई 25 साल हुई है। मांगे हमारी ये है रोड निकल जाए हमारी।
तो बुलेटिन में बात बुलंदशहर की कर लेते हैं, जहां निकाय के चुनाव को लेकर प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस दौरान बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर ड्रोन के जरिए से निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, जहां अपराधी की किस्म के लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं निकाय चुनाव में पुलिस ड्रोन के जरिए भी बदमाशों पर नजर रखती नजर आ रही है। तो वहीं मतदान के दौरान ड्रोन के नजरिए भी पुलिस की तरफ से निगरानी रखी जाएगी, जहां निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने को लेकर पुलिस की टीम लगातार सड़कों पर भी नजर आ रही है। तो वहीं सिकंदराबाद में भी पुलिस की टीम ने मिश्रित आबादी वाली जगह पर ड्रोन से निगरानी रखती नजर आई, जहां पुलिस की तरफ से लगातार सड़कों पर मार्च किया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं शामली की, जहां डीआरएम ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। बता दें कि शामली में डीआरएम डिप्टी गर्ग ने अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत दी है। साथ ही करीब 15 करोड़ की लागत से होने वाले रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण को लेकर भी स्टेशन पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान टीम ने शामली रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के लिए बनाए गए नक्शे को भी देखा और जल्द ही स्टेटमेंट बनाकर भेजने के निर्देश दिए। इसके अलावा डीआरएम ने रेलवे अस्पताल का भी निरीक्षण किया और अस्पताल की जगह कम पड़ने पर पार्किंग बनने का भी निर्देश दिया। शामली स्टेशन को हम लोग अमृत भारत स्टेशन में डेवलप करने के लिए इसको इम्प्रूव करा गया है। तो आज शामली स्टेशन पे हम लोग आए थे इसको देखने के लिए, यहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट और करे जाएंगे, और आर्किटेक्ट भी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और डिज़ाइन डेवलपमेंट करने का। तो उनसे भी सलाह मशवरा किया है, तो अभी वो डिज़ाइन डेवलप कर रहा है, उसके बेसिस पे स्टेशन को रीडेवलप करके इम्प्रूव करा जाएगा। कितने लागत से रीडेवलपमेंट किया जाएगा? ये लागत जो है डिपेंड करेगी अब ये क्या बना के देते हैं। वैसे हमारे जो औसत एक स्टेशन पे अमृत भारत के खर्च हो रहा है 10 से 15। तो बुलेटिन में बात बस्ती की कर लेते हैं, जहां आवारा पशु ने बुजुर्ग पर हमला किया है। बता दें कि आवारा पशु ने घर में बैठे बुजुर्ग पर हमला किया है। तो बस्ती में एक आवारा जानवर ने घर में बैठे बुजुर्ग पर हमला कर दिया। ये मामला पेकोलिया थाना इलाके के हर्रैया तहसील के और तोंदा गांव का बताया जा रहा है, जहां आवारा जानवर के हमले की वजह से बुजुर्ग राम धीरज की मौत हो गई है। बता दें कि ग्रामीणों और आसपास के लोगों ने बुजुर्ग को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया था, जहां बुजुर्ग को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक आवारा जानवरों को लेकर परिजनों ने IGRS पोर्टल के जरिए मृतक के परिजनों के BDO और स्थानीय थाने में पिछले 6 मई और से 20 मई को शिकायत की थी, लेकिन आरोप है कि कागजों को छुट्टा पशु पकड़ने की गलत रिपोर्ट लेकर केवल खानापूर्ति की गई है। जहां जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी आवारा जानवर गांव के 3 लोगों पर हमला कर चुके हैं। देखिए, हम लोग का लगातार अभियान चल ही रहा है कि गौ संरक्षित कराया गया। लगभग अपने जनपद में 700 गौशालाएँ लगी हुई हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर की भी हैं, कुछ इसमें सरकारी भी हैं, कुछ वृहद गौशालाएँ भी हैं, और हम लोग का पूरा प्रयास है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ लगभग हर ब्लॉक में एक कैडर कैचर भी है, तो टीम लगी काम कर रही है। फिर भी कहीं अगर इस तरह से कोई शिकायत आती है, कोई गौवंश कहीं छुटा पाया जाता है, तो हमारी टीम जाती है और उनको पकड़ करके जो भी नज़दीक गौशाला आती है उसमें संरक्षित भी करा रही है। और कहीं तरह कोई शिकायत आएगी तो निश्चित तौर पर जो उसके लिए दोषी कर्मचारी या अधिकारी उस पर कार्रवाई। अगर एक व्यक्ति की मौत हुई है सर, तो उसको क्या कुछ सरकारी देखते हैं, ये इस तरह का प्रकट से जानना है, हम लोग जाँच करा लेते हैं क्या मामला था, कैसे उनकी घटना कैसे घटित हुई है, और इसके लिए जो भी दोषी होगा उस खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या कोई भी इस तरह से सरकारी अनुदान होगा तो भी दिलवाने का प्रयास। तो इसके पहले भी, इसके संबंध में साल भर पहले भी एक लोगों को, हमारे चाचा को मारा था, हाथ पैर उनका मतलब फ्रैक्चर हो गया था। हमने कंप्लेन किया था, लेकिन कोई उसमें बाद में कहा गया था कि गांव के सहयोग से पकड़ लिया जाएगा। सांड पकड़ा गया, बाद में फिर छोड़ दिया गया। उसके बाद हम 2-3 बार कंप्लेन किए, लेकिन यही होता है, निस्तारण हुई, कागज में निस्तारण होता है। तो कहाँ किसने कंप्लेन किए थे आप? एक बार पहली बार जब कंप्लेन किए थे तो SO साहब पेकुलिया को मिला था, रिपोर्ट लगाए थे कि गांव के सहयोग से पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद दूसरी बार कंप्लेन किए तो BDO साहब के पास आया, तो पंचायत जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा था कि जल्दी से इसको बंदोबस्त करके पकड़ करके और गौशाले में भेजा जाएगा। तो बुलेटिन के आखिरी में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक ने आत्महत्या की है। बता दें कि
पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां मृतक राहुल के परिजनों को जैसे ही मामले की जानकारी मिली, परिवार में मातम पसर गया है। जहां राहुल के परिजनों ने आरोप लगाया है कि घर में पिछले दिनों बंटवारे को लेकर एक विवाद हुआ था, जिससे नाराज होकर राहुल ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। हमारे बिठाए भाई लाई सो हमारे बेटा ने कहा कौन लड़ा कब लड़ाई हुई थी? कल हुई यही भैया। अच्छा, तो क्या हो गया बेटे को तुम्हारे? बेटे का सदमा बैठ गया। अच्छा, अगले आदमी का सुना तो कह रही झूठी बात है, सब झूठी बात है। झगड़ा किससे हुआ था? देव से भाव माए से। अच्छा, आपके देवर से झगड़ा? भाव तो ऐसा सो ऐसे किस बात को लेकर हुआ था? अब ऐसा ही भाव हो रहा हो तो वे तो दांती कर रहे थे। अब इनने कह रही हम प्लांट जो बॉस भाई मकान पे हुआ तो फिर तो विवाद। लड़के का क्या नाम था? राहुल। उम्र कितनी थी लड़के की? अब 30-32 साल। पुलिस को सूचना दी है? हमने नहीं दी, हम तो देखा ना। तो यूपी के बुलेटिन अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।